नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से वॉइस एमपी की टीम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही थी, साथ ही अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर भी खबरें सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। वहीं अगर बात करें तो अब ये जानना जरूरी है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़ा छुआ है, जादुई आंकड़ा, उसके कारण क्या है। खासकर अगर बात की जाए तो नीमच, मंदसौर, रतलाम संसदीय क्षेत्र की इन 8 सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जादू किया, किस तरीके से बड़ी हार किसकी रही, बड़ी जीत किसकी रही और कौन जादूगर रहा। ऐसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से बातें कही जा रही थी, जो विरोध कहा जा रहा था और किस तरीके से नतीजे आए हैं, उसे लेकर एक बार फिर हम आपके सामने और खासकर बड़ी बातें भी बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, किस तरीके से जादुई मैजिक रहा और कौन बाजीगर रहा इस पूरे चुनाव में। मुस्तफा जी, किस तरीके से सोचते हैं आप पूरे विधानसभा चुनाव को? देखिए नवीन, इस चुनाव मतलब वॉइस ऑफ एमपी। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा और पूरे प्रदेश में जो वॉइस ऑफ एमपी के जाबाज रिपोर्टर हैं उनको, कि इस पूरे चुनाव में सबने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और जो अपना एक फ़र्ज़ था, एक दायित्व था कि हर अपडेट आम आदमी तक, आम दर्शक तक पहुंचाना, उस काम को बखूबी अंजाम दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो रही कि वॉइस ऑफ एमपी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील करता रहा कि मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, हर हाल में मतदान करें। और आप देखिए कि बम्पर पोलिंग हुआ और कल काउंटिंग भी हो गई। अब यदि पहले हम शुरुआत यदि हम देखें इस चुनाव को, जो दर्शक अभी हमारे इस खबर से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि इस खबर को आखिरी तक देखें। आपको कई ऐसी जानकारी मिलेगी इस चुनाव को लेकर, बड़ी रोचक बातें बताएंगे। देखिए, इस चुनाव को अगर मोटे तौर पे हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 9% बढ़ा और ये पूरे देश में एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 9% वोट बढ़ना आम तौर पे ऐसा होता नहीं है और पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ है। और कई राज्यों के चुनाव को हम उठाकर देखेंगे तो किसी भी पार्टी ने इतनी ताकत से वापसी नहीं की है जितनी ताकत से वापसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग उसने लगाई। एक तरफ जहां पर यह कहा जा रहा था कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और नाराज़गी है सत्ता के खिलाफ, लेकिन आप ये देखिए कि उसके ठीक उलट, चलिए कांटा जोड़ स्थिति में बीजेपी वापसी करती तो एक बात अलग थी, लेकिन बीजेपी ने वापसी तो की ही, साथ में उन्होंने अपना वोट शेयर 9% बढ़ाया, जो अपने आप में एक मिसाल है और एक ऐसा उन्होंने करिश्मा किया है, एक ऐसा जादू किया है कि जिस पे हो सकता है कि कई राजनीतिक दल इस पे रिसर्च करें। और ये जो मैजिक हुआ है, ये जो जादू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यदि रोल कोई प्ले किया है किसी ने तो वो है सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि इन चुनाव के पहले जब उन्होंने लाडली बहना योजना लॉन्च की, आप ये देखिए कि ईवीएम की गणना होने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस वोट शेयर के बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो लाडली बहना का है। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार में आ रही है, राजस्थान में भी आ रही है, लेकिन जिस सुनामी की तरह वापसी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने की, देखिए राजस्थान में तो सरकार थी ही नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार थी ही नहीं, तो वहाँ वो वापस आती है तो कोई उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन यहाँ वो 18 साल से सरकार में थी। फिर यहाँ पर ऑपरेशन लोटस का दाग बीजेपी पे था और भी कई चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद 9% का वोट शेयर बढ़ाकर सरकार में आना, ये अपने आप में मैजिक है। और इस मैजिक में सबसे अहम रोल जो मुझे लगता है वो शिवराज सिंह चौहान का है।
और आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान, चूँकि आप इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई सरकार या कोई पार्टी कितना ही अच्छे काम करा ले, रोड्स बनवा ले, कॉलेजेस खुलवा ले, और भी विकास के, निर्माण के, स्कूल खुलवा दे, बहुत सारे काम कर दे, तो कभी भी इन कामों पे एक भूचाल की तरह वोट नहीं पड़ता, एक सुनामी की तरह वोट नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो कमाल जो शिवराज सिंह चौहान ने किया वो ये कि उन्होंने मध्य प्रदेश को अपना परिवार बताया। दूसरा, उन्होंने मध्य प्रदेश जिसको अपना परिवार बताया, उस मतदाता से अपना एक पर्सनल टच पैदा किया, और वो ये उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। वो कभी भांजे भांजी कहते हैं, कभी खुद को मामा कहते हैं, कभी लाडली लक्ष्मी होती है, और इस बार जो उनका ट्रम्प कार्ड था वो लाडली बहना था। और उस लाडली बहना के साथ जो उन्होंने आखिरी के 2 महीने में ज़मीन तैयार की, वो लगातार दौरे किए उन्होंने। और आप ये देखिए कि नीमच ज़िले में भी एक के बाद एक लगातार 3 बार आए वो, और बार बार ये जो एक कनेक्शन पैदा कर रहे थे वोटर के साथ अपना, और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं आने देगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मुश्किल में नहीं। तो कभी भी आप देखिए कि जब पर्सनल टच होता है, फिर चुनाव के अंदर प्रत्याशी जाता है, वो मतदाता के पांव छूता है, तो उससे एक पर्सनल टच पैदा होता है। तो शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन कर रहे थे, कन्याओं के पैर धुलवा रहे थे, तो ये सब उनकी राजनीति का अहम हिस्सा। और उसी से निकल के लाडली बहना आई, और लाडली बहना योजना के रूप में जरूर आई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उसको इतना ज़्यादा पर्सनल टच दिया, और चुनाव के आखिरी 2 महीने में वो इतना घूमे, और वो हर जगह जब स्पीच देते थे तो अपनी स्पीच के 80% हिस्से पर वो लाडली बहना पे बात करते थे, प्रदेश की आधी आबादी पे बात करते थे। और मुझे जो लगता है कि ये चमत्कार उसी से घटा, और जो ईवीएम खुली और जितने बड़े पैमाने पे वोट ग्रामीण क्षेत्रों से बीजेपी के प्रत्याशियों को मिला, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ इस लाडली बहना का है। और इस ट्रम्प कार्ड को लाने का श्रेय जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने 9% वोट शेयर की बढ़ोतरी के साथ मध्य प्रदेश में वापसी की। नवीन मुझसे शादी के बाद जाए, खासकर अगर नीमच, मंदसौर, रतलाम संसदीय की 8 सीटों की बात की जाए, तो किस तरह आप सोचते हो यहाँ किसकी सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार किसकी, और इस हार जीत के बीच किस तरीके से उस प्रत्याशी का चेहरा रहा, किस तरीके उस प्रत्याशी ने काम किया? देखिए नवीन, इस संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों का यदि हम आकलन करते हैं तो मैं आपको इसमें क्लियर एक जो पिक्चर सामने है, इन 8 सीटों पर सबसे बड़ा योद्धा अगर मैं किसी को कोई निकल के आया है तो वो है ओम प्रकाश सकलेचा। वो ये सही है कि बहुत कम वोटों से वो चुनाव जीते, 2-2.5 हज़ार वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते। और आप ये देखिए कि कितनी 5वीं बार चुनाव मैदान में थे, एमएसएमई मंत्री थे। इस बार वो चुनाव जीतते तो निश्चित तौर पे सरकार में बड़ी जवाबदारी हासिल कर सकते हैं, और अगर हारते हैं तो राजनीति खत्म। क्यों कि उसके बाद पार्टी कभी फिर टिकट देगी नहीं, उनको देती नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि सकलेचा के सामने उनकी ही पार्टी का बागी था पूरण अहीर। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने जितने भी उम्मीदवार दिए उसमें हर तरह से सबसे ताकतवर उम्मीदवार समंदर पटेल थे। तो सकलेचा जी का 5वां चुनाव, कांग्रेस का सबसे ताकतवर उम्मीदवार उनके सामने, और फिर वहां पर उनकी ही पार्टी का बागी। और आपने यदि पूरण अहीर का चुनाव देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि पूरण अहीर अपने पूरे चुनाव में उन्होंने अपने टारगेट पर
मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को रखा, अपने निशाने पर ओम प्रकाश सकलेचा को रखा। और उनके जितने भी स्पीचेस, बयान आप सुनेंगे तो उसके 90% हिस्से में ओम प्रकाश सकलेचा थे। मतलब वो हमलावर किस पे थे? सकलेचा पे, क्योंकि सकलेचा से नाराज होने के बाद ही उनका उदय हुआ था। सकलेचा जी की नाराजगी की वजह से उनका उदय हुआ था। तो वो हर हाल में ये चाहते थे कि ओम प्रकाश सकलेचा को हराया जाए। तो आप ये देखिए कि कैसी विपरीत परिस्थिति ओम प्रकाश सकलेचा के सामने थी कि एक तरफ उनकी ही पार्टी का बागी और वो भी हिंदूवादी चेहरा जिसको लोग और नौजवान पसंद करते थे, और कांग्रेस का हर तरह से, हर लिहाज से सबसे ताकतवर प्रत्याशी समंदर पटेल। उस विपरीत परिस्थिति में वो चुनाव मैदान में थे। और आपको अच्छे से याद होगा कि पूरे चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र पे जब भी लोग बात करते थे तो ये कहते थे कि कांग्रेस की एक सीट पक्की है, वो जावत की है। और सट्टा बाजार की यदि बात करें तो सट्टा बाजार में यदि कोई बीजेपी के प्रत्याशी को हारा हुआ बताया जा रहा था तो ओम प्रकाश सकलेचा थे। तो आप ये देखिए कि मैदान में मुश्किल, साथ ही जो खबरें आ रही है वो भी बुरी खबरें आ रही है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि सकलेचा जी तो चुनाव हार गए, समंदर पटेल चुनाव जीत गए। इतने तमाम विपरीत परिस्थितियों में सकलेचा जी चुनाव निकाल के ले गए। मैं उनको योद्धा मानता हूँ। उनको जिस तरह से वो लगे, मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 4 या 5 घंटे वो चुनाव कैंपेन में सोते होंगे, देर रात तक लोगों से मिलना और सुबह जल्दी उठ के फिर लोगों से मिलना। उन्होंने जिस तरह लग के अपने दम पर, पूरी तरह अपनी रणनीति के दम पर, अपनी पूरा उनका अपना जो भी वहाँ हो रहा था वो सकलेचा जी ही जानते थे कि क्या हो रहा है, बाकी किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ये सही है कि वो किसी को कहे कि आपको ये करना है तो बात अलग है। तो उनकी अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति, और उन्होंने अपने दम पे इस गढ़ को जीता। तो वोट भले कम हो लेकिन मैं योद्धा मानता हूँ, सबसे बड़ी जीत ओम प्रकाश सकलेचा की मानता हूँ। और वोटों के लिहाज से यदि आप बात करते हैं तो इस संसदीय क्षेत्र के अंदर सबसे शानदार विजय जगदीश देवड़ा की है, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री। 59,000 वोटों से उन्होंने चुनाव निकाला, कमाल का चुनाव निकाला। और हमने उनको कैंपेनिंग में भी देखा, आपने भी देखा, और खासा आपने उसको कवर किया। और आपने देखा होगा कि इतने सीनियर लीडर इतने बड़े ओहदे पे हैं, उसके बावजूद विनम्रता की आखिरी मिसाल। जिस तरह से वो चुनाव में चले वो अद्भुत था। तो 59,000 वोटों से उन्होंने अपनी सीट जीती। और तीसरा इम्पॉर्टेंट किरदार मैं मानता हूँ श्यामलाल जोगचंद को। श्यामलाल जोगचंद वो नेता है जिसने निर्दलीय अब तक जितने भी चुनाव लड़े, और इस चुनाव में मध्य प्रदेश के वो निर्दलीय कैंडिडेट है जिन्होंने सर्वाधिक 57,000 वोट हासिल किए। उनकी इस लड़ाई को भी मैं बड़ी लड़ाई मानता हूँ। साधन संसाधन विहीन, घर में गमी का माहौल, टिकट कटने का सदमा, और उसके बाद एकला चलो की तर्ज पे जनता के बीच और 57,000 वोट लेके आना। भले वो चुनाव ना जीते हो लेकिन एक वजनदार किरदार बन के उभरे हैं, और निश्चित तौर पे उन्होंने ये मैसेज देने में कामयाब हुए हैं कि वो लड़ाके हैं और जनता के लिए वो काम करते हैं। नवीन, मुझसे जिस तरीके आपने योद्धा बताया, इसके बीच अगर बात की जाए तो कांग्रेस की इस संसदीय 8 सीटों पर कहाँ बड़ी चूक हुई, किस तरह से बड़ी चूक हुई, क्या मानते हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि सबसे इसमें खटकने वाली हार, और वो है मंदसौर से चौथी बार चुनाव मैदान में यशपाल सिंह सिसोदिया की।
लाजवाब नेता। आप खुद बहुत करीब से उनको जानते हैं, हम उनके पूरे चुनाव कैंपेन में हमने रिपोर्ट भी किया। मतलब सुबह से लेके रात तक बिना थके, बिना सुस्त हुए काम करने वाला लीडर, हर लिहाज से एक्टिव। वो मंच पे अगर भाषण दे रहे हैं और उनको व्हाट्सएप पे किसी को वो रिप्लाई कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, इतना स्पीड और लाइव रहना वोटर्स से, आम आदमी से, मीडिया में, और बोलने की अद्भुत शैली। और उनको चुनाव के दौरान 12-15 घंटे की कैंपेनिंग के बाद भी यदि हम उनसे बात कर रहे हैं तो कहीं भी थके हुए नहीं लगते थे, ऐसा लगता था जैसे अभी वो शुरू हुए। तो चौथी बार चुनाव में थे, यदि चुनाव जीतते तो सरकार में अहम किरदार हो सकता था उनका, क्योंकि पिछली बार जब शिवराज सरकार बनी थी तब भी मंत्री पद के लिए उनका नाम सुर्खियों में था, और आखिरी में यहाँ तक बात आई कि वो विधानसभा अध्यक्ष हो सकता है बना दिए जाए, क्योंकि उनमें काबिलियत थी, एबिलिटी थी। तो जब इस समय प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है, उसमें यशपाल सिसोदिया नहीं होंगे, तो मैं उसे खटकने वाली हार। और मुझे जो लगता है, जिस दिन मतदान चल रहा था, हम मंदसौर में थे, मतदान जब ख़त्म हुआ शाम को, तो हम मंदसौर के अंदर ही एक खबर कर रहे थे, नरेंद्र धनोतिया जो पत्रकार साथी हमारा उनके साथ, और उसी दौरान अचानक यशपाल सिसोदिया का आना हुआ और वो उस डिबेट में शामिल हो गए। और उन्होंने जो बात बोली थी, वो शब्द मुझे आज भी कानों में गूंज रहे हैं कि हमें लाडली बहना का प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, लाड भी मिल रहा है और वोट भी मिल रहे हैं। और वो हुआ, लेकिन मुझे जो लगता है कि शहरी क्षेत्र में यशपाल जी डिफीट खा गए, और वो डिफीट खा गए जो एक फोटो ध्वज प्रणाम करते हुए विपिन जैन का वायरल हुआ था, उसके कारण जो 2-2.5 हज़ार वोटों की हार हुई, उस तस्वीर के कारण हुई, और यशपाल जी चुनाव हार गए। हम उस वक्त साथ ही अगर बात की जाए, ऐसी कौन सी सीट पे वो सीट रही जहां पर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि यार यहाँ से ये कैंडिडेट जीत गया? इस तरह कौन सी सीट थी? पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्या मानते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यदि हम बात करें इस संसदीय क्षेत्र में, तो मनासा से जो अनिरुद्ध माधव मारू का चुनाव है, वो भी रिसर्च करने लायक चुनाव है। और माधव मारू भी एक लड़ाका बन के इस चुनाव में सामने आए। देखिए, आप माधव मारू के चुनाव को आपने देखा होगा कि जब उनका टिकट, पहले तो उनको होल्ड पे रखा गया कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद लास्ट मोमेंट पर उनका टिकट अनाउंसमेंट हुआ, और टिकट अनाउंस होते ही मनासा में क्लैश शुरू हो गया, और वहाँ पर उनकी पार्टी के 150 पदाधिकारी, जिसमें पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक विजय सिंह मालाड़ा और जिला महामंत्री राजेश लड़ा, पुष्कर जवार, ऐसे कद्दावर लोग 150 पदाधिकारी उनके इस टिकट के विरोध में आ गए। यहाँ तक कि कैलाश चावला, विजय सिंह मालाड़ा और राजेश लड़ा ने निर्दलीय पर्चा डाला। उसके बाद कुकुड़ेश्वर में वो महासम्मेलन हुआ, जिसमें 2-2.5 हज़ार लोग मौजूद थे, और ऑन कैमरा अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को क्या नहीं कहा गया। और ये क्लेश 3 नवंबर तक चलता रहा, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। तो आप ये सोचिए कि माधव मारू का एक्चुअल प्रचार जो शुरू हुआ वो 4 नवंबर से शुरू हुआ, और मतदान था 17 नवंबर को। मात्र 13 दिन, उसमें 2 दिन दिवाली के, 11 दिन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि माधव मारू ने जब 4 नवंबर से अपना कैंपेन शुरू किया, तो आपने कहीं सुना नहीं होगा
कि माधव मारू पार्टी के नाराज पदाधिकारी के घर मिलने गए कि श्रीमान आओ, मेरे से गलती हुई, आगे से मैं राजा बाबू बन के रहूँगा। माधव मारू ने अपना झोली झंडा उठाया और प्रचार शुरू कर दिया। तो और जितने बड़े पैमाने पे वो वोट लेकर निकले, उस पर शायद सबको आश्चर्य होना चाहिए कि इतने भारी विरोध के बाद इतनी बड़ी जीत। और यदि आप सोचें कि यदि पहले दिन से माधव मारू को सेफ स्पेस मिलता, किसी तरह का जो 10 दिन तक विरोध का एपिसोड चला वो ना चला होता, सारे पार्टी पदाधिकारी उनके हक में प्रचार कर रहे होते। और इस विरोध के चलते एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सब के साथ साथ उनको स्वास्थ्य को लेके भी उनको एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जब प्रचार के दौरान वो थे, उनका बीपी शूट कर गया, जिसका बैड इफ़ेक्ट उनकी आँख पे आ गया, उनको धुंधला दिखने लगा। लेकिन जो मुझे बात पता चली कि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और इस पीड़ा को खुद ही झेलते रहे और प्रचार करते रहे। जब मतदान हो गया उसके बाद इंदौर गए, अपनी आँख का ऑपरेशन कराया और ये रिजल्ट आया। तो आप ये देखिए कि जब चारों तरफ दुश्मन दिख रहे हो, जब खबरें बुरी आ रही हो, जब सेहत की समस्या हो, उन विपरीत परिस्थिति में चुनाव को लड़ना और लड़के इतने बड़े वोटों से जीतना, ये एक बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे माधव मारू भी एक योद्धा बनकर इस चुनाव में सामने आए हैं कि जो अपने दम पर, अपने बूते पर चुनाव निकालने की कुव्वत रखता है, अपने दम पर चुनाव को ले जाने की हिम्मत रखता है। तो वैसा चुनाव माधव मारू ने लड़ा। नवीन मूसा जी, और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी वोटों की बात करें, किसने जीत हासिल की, किस तरीके से जादुई आंकड़ा छुआ सबसे ज़्यादा मतों का? देखिए नवीन, एक बात और है कि यदि हम इस चुनाव के हार के कारणों का विश्लेषण करें तो 2 महत्वपूर्ण कारण लगते हैं मेरे को। एक, लाडली बहना और उसका पर्सनल टच शिवराज सिंह जी का, उसने कमाल कर दिया। और दूसरा कारण कि कांग्रेस नए चेहरों पे दांव लगाने में हिचक गई। आप ये देखिए कि इस संसदीय क्षेत्र में 2 लोगों को पहली बार टिकट दिया, एक विपिन जैन और एक समंदर पटेल को, और दोनों ने कमाल किया। विपिन जैन चुनाव निकाल के ले गए और समंदर पटेल बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए। तो दोनों नए चेहरे थे और दोनों ने कमाल का टर्नआउट बताया। तो इससे एक बात और निकल के आती है कि यदि कांग्रेस युवा चेहरों पे दांव लगाती तो थोड़ा फर्क पड़ सकता था। पर शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत थी उतना तो दम नहीं भर पाती, लेकिन नतीजे थोड़े और उसके फेवर में आ सकते थे नवीन। और एक आपने जो बात बोली, तो यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए जो 10 विधायक सर्वाधिक वोटों से जीतकर विधायक बने, उसमें सबसे बड़ी जीत जो हुई है वो इंदौर से रमेश मेंदोला की हुई है। 1,07,000 वोटों से उन्होंने चुनाव निकाला है। दूसरे नंबर पे कृष्णा गौर रही, उन्होंने 1,06,000 वोटों से चुनाव निकाला। और तीसरे नंबर पे रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, जिन्होंने 1,04,000 वोटों से चुनाव निकाला। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 3 जीत है। और रमेश मेंदोला की जो जीत है, इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उन 5 राज्यों में इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं जितनी रमेश मेंदोला की है। अद्भुत। और रमेश मेंदोला का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम निकाल के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पार्षद से लेके विधायक तक के जितने भी चुनाव उन्होंने लड़े, सब बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव निकाले। तो कहीं ना कहीं वो भी लड़ाके हैं, जनता की नब्ज पहचानते हैं, जनता के बीच रहते हैं।
जी नवीन। मुझे सात जगह सबसे कम मतों से हारने वाली बात किया तो हुकुम सिंह कराड़ा ही माना जाए कि वो 7 वोटों से मात्र रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 वोटों से हारने वाले हुकुम सिंह कराड़ा हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ नेताओं की जो हार हुई है, यदि बीजेपी से बात करें तो नरोत्तम मिश्रा की जो गृह मंत्री थे, और हरदा से कमल पटेल की जो कृषि मंत्री थे, इन दोनों सीटों की हार की चर्चा है। और कांग्रेस की यदि बात करें तो हुकुम सिंह कराड़ा, सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी। मालवा के अंदर यदि माना जाता था कि सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी के कंधे पे कांग्रेस है, और इस रीजन में कई सीटों पे वो गए, प्रचार किया और ख़ुद अलर्ट रहते। दोनों काबिल नेता है और जनता की नब्ज़ पहचानते, लेकिन अपनी विधानसभा में गच्चा खा गए और दोनों की खासे वोटों से हार हुई। तो ये कुछ बड़े नेता थे जिनकी हार इस चुनाव में चर्चा का विषय है और उस पर चर्चा चलती रही। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो सीएम कैंडिडेट बन के उभरे थे, और लोटस, ऑपरेशन लोटस के बाद ये कयास थे मध्य प्रदेश में कि हो सकता है नरोत्तम मिश्रा चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो आप ये देखिए कि उनकी हार होना, मैं समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा का यह 8वां चुनाव होगा विधानसभा का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, और 6 बार शायद वो विधायक रह चुके हैं। तो एक बड़ी हार है उनकी दतिया से। तो ये कुछ ऐसे थे जो जिनकी, और एक और आखिरी ख़ास बात के इस चुनाव में तमाम दर्शकों का वॉइस ऑफ एमपी को बेहद लाड़ प्यार मिला, और पूरे चुनाव में वॉइस ऑफ एमपी खूब देखा गया। और वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम ने भी ये कोशिश की कि हर खबर अपने दर्शक तक पहुंचाए और हमारा दर्शक, हमारा व्यूवर किसी खबर से महरूम ना रहे। तो और जिस स्पिरिट के साथ एक न्यूट्रल होके, कि जो एक केवल हम देखने वाले, हमारा ना इस पक्ष से लेना देना है ना उस पक्ष से, बहुत ही तलवार की धार पे जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग की तमाम रिपोर्टर्स ने, पत्रकारों ने, और एक मील का पत्थर तय किया इस चुनाव के साथ। तो कुल मिला के इस चुनाव में ये साबित हो गया कि चुनाव मतलब वॉइस ऑफ एमपी, और डिजिटल मीडिया ने इस चुनाव में अपना अहम रोल अदा किया। और लोग इस बार हर अपडेट के लिए डिजिटल मीडिया से जुड़े रहे। नवीन, तो ये थे वही पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जाना किस तरीके से पूरा ये विधानसभा चुनाव रहा, क्योंकि जो पल पल की अपडेट हम दे रहे थे और जिस तरीके से जो कमियां थी, किस तरीके से बीजेपी ने किस तरीके योद्धा बन के जो प्रत्याशी थे योद्धा बन के चुनाव लड़ा। खासकर अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर हमने आपको बताया किस तरीके से हार जीत हुई है।